राजस्थान वीडियो की क्लास में हम पढ़ रहे थे राजस्थान की खाद्य फसल तथा वाणिज्यिक फसल और उन पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। हमने पढ़ क्या लिया था, हमने खाद्य फसल पढ़ ली थी और वाणिज्यिक फसलें पढ़ ली थी और वर्तमान में जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था उद्योग। तो हमने इस उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग पढ़ लिया था कि राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, कौन कौन सी मिल है, प्रथम कौन सा है और द्वितीय कौन सा है, ठीक है ना। और उसके आगे हम सूती वस्त्र उद्योग में हम पढ़ रहे थे राजस्थान में जो सूती वस्त्र उद्योग की कंपनियां मिल हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इसके लगभग हमने आपको 3 पार्ट ऑलरेडी बनाकर डाल दिए हैं, आप जाकर देख सकते हो। इसके ऑलरेडी 3 पार्ट बन चुके हैं और जो विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहा है तो उससे विनम्र निवेदन है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे यदि वीडियो उसको अच्छी लगती है तो, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी ने हमारे पार्ट 1, पार्ट 2 तथा पार्ट 3 को जाकर नहीं देखा है वो जाकर के देख सकता है। इन पार्टों की जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उन पर क्लिक करके आप इस पार्ट के 1st, 2nd और 3rd पार्ट को देख सकते हो, ठीक है ना। और आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो इस चैप्टर के अंतर्गत पार्ट नंबर 4 बनाने जा रहे हैं। और मैंने शुरू करने से पहले आपको बता दिया था कि चैप्टर थोड़ा सा लेंथी, तो आप धैर्य बना करके इस वीडियो का एंजॉय लेते रहना, ठीक है, और अपने नोट्स बनाते रहना और समझते रहना कि क्या चीज़ क्या है, ठीक है ना। तो आगे का जो पॉइंट है वो है अपना सूती वस्त्र की कंपनियां तथा मिल। तो देखिए सूती वस्त्र की कंपनी तथा मिल के अंतर्गत भारत में प्रथम सूती वस्त्र की मिल 1818 में स्थापित की गई थी जो कोलकाता में स्थापित हुई थी, जिसका नाम था फोर्ट ग्लास्टर। यह जो मिल थी वो असफल रही थी, मतलब ये मिल बंद हो गई थी, ठीक है ना। कुछ साल चली थी, उसके बाद ये मिल बंद हो गई थी। अभी आप कंफ्यूज होंगे कि सर आपने पहले तो बताया था कि इसकी जो प्रथम मिल है वो मुंबई में स्थापित की गई थी, तो बिल्कुल सही बताया था मैंने पहले। तो मैं आपके इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। देखिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इसके एक बिंदु आगे लिख दिया है, उसको देखिए। बाद में क्या हुआ, बाद में मुंबई में एक मुंबई स्पिनिंग नाम की 1854 में एक मिल बनी थी जो कि सुचारू रूप से अभी भी चल रही है, बंद नहीं हुई थी। लेकिन कब बनी थी, बाद में। अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, कंफ्यूजन वाली स्थिति कैसे पैदा हो सकती है। अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से प्रथम सूती वस्त्र मिल की जो कंपनी है वो कौन सी है। यदि आपके पास दोनों ऑप्शन हो, कोलकाता वाला हो और मुंबई वाला हो, तो आपको करना है भाई कोलकाता वाला, क्योंकि वैसे रेयर केस में इसको माना नहीं गया है, लेकिन यदि दोनों ऑप्शन में आ जाता है तो आपको कोलकाता वाला करना है। और यदि आपके पास कोलकाता वाला नहीं हो तो आपके पास यदि मुंबई स्पिनिंग वाला हो तो आपको मुंबई स्पिनिंग वाला करना है, ठीक है ना। कंफ्यूजन नहीं होना है, मैंने आपके डाउट को क्लियर कर दिया है जो आप शायद डाउट में होंगे। अब ये जो मुंबई स्पिनिंग वाली 1854 की जो मिल थी, इसको बनाया किसने था, इसको स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी कवास डाइवर। तो कवास डाइवर नाम का एक व्यक्ति था, उसने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। राजस्थान में 1956 से पहले 7 मिल थी। कितनी मिल थी, 7 मिल थी। लेकिन यदि वर्तमान स्थिति की बात करी जाए तो वर्तमान में इसकी 23 मिल है टोटल। कितनी मिल है, 23 मिल इसकी वर्तमान में टोटल विद्यमान है। कौन कौन सी है 23 मिल, समझिए। 17 तो है निजी मिल, जो जिनकी पर्सनल मिल है, जो 17 मिल जो है मतलब व्यक्तिगत मिल है, और सहकारी मिल है 3 और सार्वजनिक मिल है 3। तो कुल मिलाकर के कितनी मिल होगी, 23 मिल होगी। तो समझिए निजी और सहकारी सार्वजनिक क्या होती है। देखो निजी तो ऑलरेडी आप जानते हो, मतलब व्यक्तिगत मिल होती है। और सहकारी का अर्थ समझिए, सहकार अर्थ होता है साथ, ठीक है। सहकार अर्थ क्या होता है, साथ, प्लस कार्य का अर्थ होता है कार्य करने वाला। क्या होता है, कार्य करने वाला। तो मतलब इस मिल के अंतर्गत लोग साथ साथ कार्य करते हैं। मतलब इसका हम समझ सकते हैं जैसे कि इस मिल के जो डायरेक्टर है ना, वो 1 या 2 या 3 डायरेक्टर नहीं है, इस मिल के कई डायरेक्टर हैं, इस मिल के कई व्यवस्थापक होते हैं। इस तरह की सहकारी मिल होती है, मतलब लोग साथ साथ कार्य करते हैं, साथ साथ क्या पाते हैं, बेनिफिट पाते हैं, इसलिए इसको सहकारी मिल कहा जाता है। आगे बात करें सार्वजनिक मिल की। सार्वजनिक मिल तो होती है सरकार की, आपको पता है, जिन पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होता है उनको सार्वजनिक मिल कहा जाता है। और सार्वजनिक मिल की अगर बात करें तो सार्वजनिक मिल के अंतर्गत लगभग 90% का जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट का होता है, जो 10 से लेकर के 5% का जो हिस्सा होता है। इसमें बड़े बड़े जो उद्योगपति होती है वो अपनी वित्तीय सहायता देने की वजह से इसमें थोड़ा बहुत योगदान रखते हैं, 5 से लेकर के 10% तक, ठीक है ना। याद रखना सार्वजनिक। और इसलिए अगर वैसे सीढ़ी अगर हम बांटेंगे तो सार्वजनिक मिल को हम गवर्नमेंट यानी कि सरकार की सीढ़ी बांट सकते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं एक सरकारी कंपनी है। कैसी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एक एक कंपनी की या एक एक मिल की, कौन सी कंपनी कौन सी मिल कहां पर है, और उनके बारे में 2-3 पॉइंट लिख लिए हैं मैंने जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है ना। तो एक एक बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है द कृष्णा कॉटन मिल, यह है व्यावर में, अजमेर में। तो मैं आपके लिए अजमेर की मिल बता देता हूँ। 2-3 मिल है, लगभग 3 मिलें हैं अजमेर की। तो पहली मिल कौन सी है, द कृष्णा कॉटन मिल व्यावर में, ठीक है, व्यावर यानी कि अजमेर में। तो 1889 में सेठ दामोदर दास राठी एवं एरिक एडिसन ने इसको स्थापना की थी। कब की थी, 1889 में की थी। किसने की थी, सेठ दामोदर दास राठी तथा एरिक एडिसन ने इसकी स्थापना की थी। समझ में आ गया। आगे का इसका बिंदु है सर्वाधिक कार्यशील, इसमें करगे लगे हुए हैं। अब इस मिल के अंतर्गत सर्वाधिक कार्यशील करगे लगे हुए। तो करगे क्या होता है समझिए। करके दोस्तों आपने देखा होगा इस तरह से एक चारपाई होती है, और इस चारपाई के अंतर्गत लोग क्या करते हैं, इस तरह से धागे लगा देते हैं, सूत लगा देते हैं, और सूत लगाने के बाद इस तरह से एक कपड़ा बन करके तैयार हो जाता है। और यहाँ पर एक कुर्सी रखी होती है जिस पर व्यक्ति बैठ करके
जो है कपड़ा बुनने का काम करता है। क्या करता है? कपड़ा बुनने का काम करता है। जब कपड़ा बन जाता है तो इसको यहाँ से हटा लिया जाता है और चारपाई दोबारा से पुनः खाली हो जाती है। समझ में आ गया ना? तो इस चीज को बोलते हैं करगे। आपने बहुत सारे जो दरियां देखी हैं गाँव में, दरिये वाले लोग आते हैं गाँव में, शहरों में जो कपड़े ले जाते हैं फटे पुराने, तो दरियां बनती हैं, तो वो एक तरह से करगा ही होता है। समझ में आ गया ना? करगा होता है। तो सबसे कार्यशील करगे का मतलब है सर्वाधिक ऐसे करगे लगे हुए हैं जिन पर लोग सर्वाधिक कार्य करते हैं। समझ में आ गया? यह है द कृष्ण कॉटन मिल ब्यावर। आगे की जो अपनी मिल है वो है द एडवर्ड कॉटन मिल ब्यावर, यानी कि 1906 में इसकी स्थापना करी गई थी। कब? 1906 में। तो इस मिल के अंतर्गत देखिए प्रथम सार्वजनिक मिल है और वर्तमान में ये मिल कैसी है? बंद है। ठीक। अगली मिल जो आती है अपनी वो आती है महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1925 में की गई थी ब्यावर अजमेर में। ये जो है सेकंड नंबर की सार्वजनिक मिल है और जो प्रथम नंबर की सार्वजनिक मिल थी वो बंद हो गई थी, द एडवर्ड कॉटन मिल। ठीक है ना? अगली इसके बाद अगली मिल आती है अपनी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। कौन सी आती है? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, जिसकी स्थापना 1938 में भीलवाड़ा में की गई थी। उसके बाद आती है महाराजा उम्मेद मिल, जिसकी स्थापना 1942 में पाली में हुई थी। इस मिल में एक जो बिंदु है वो नोट करने लायक है कि इस मिल की जो उत्पादन है वो तो होता है सार्वजनिक। इस मिल का उत्पादन कैसा होता है? सार्वजनिक होता है। लेकिन ये मिल जो है ना खुद सार्वजनिक नहीं है, याद रखना इस चीज को। ठीक है ना? तो सार्वजनिक मतलब इस उत्पाद सार्वजनिक कैसे हुआ समझिए। इसका जो उत्पाद होता है उसकी वैल्यू जो होती है कौन निर्धारित करती है? उसकी वैल्यू सरकार निर्धारित करती है कि आप अपना जो उत्पाद है इतनी कीमत पर बेच सकते हो अपनी जनता के लिए। समझ में आ गया ना? इस तरह से इसका जो उत्पाद होता है सार्वजनिक होता है, मतलब सार्वजनिक स्तर पर यह जो इसका उत्पाद हमको मिल जाता है। ठीक है ना? जो सरकार जो कंपनी के जो उत्पाद की वैल्यू निर्धारित करती है वही निर्धारित मूल्य हमको दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अगली जो मिल आती है वो है अपनी शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड मिल। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी गंगानगर में। और स्वतंत्रता के बाद प्रथम मिल कौन है? स्वतंत्रता के बाद वाली भी प्रथम मिल यही थी, इसी के नाम पर खोली गई थी, लेकिन वो कोटा में खोली गई थी, याद रखना। ठीक है ना? इसी के नाम पर खोली गई थी। अगली जो है अगला बिंदु है अपना सार्वजनिक मिल कौन कौन सी है। मैंने आपको बताया था 3 मिल जो है सार्वजनिक हैं। देखिए 3 मिल कौन कौन सी हैं। एक तो थी आपकी एडवर्ड मिल्स जो कि बंद हो गई थी वर्तमान में, इसको तो आप गिनिए मत। मैंने आपको 4 लिखाया है, 4 में से एक बंद हो गई है, 4 लिखाया है, इसमें से जो है पहली बंद हो गई, टोटल बच गई आपकी 3। ठीक है ना? तो इस तरह से 3 मिलें हैं वर्तमान में। और दूसरी आपकी महालक्ष्मी मिल्स व्यावर अजमेर में 1925, श्री विजय कॉटन मिल व्यावर में और आदित्य मिल्स किशनगढ़ अजमेर में है। तो 3 मिल है जो आपकी सार्वजनिक मिल है। अभी हम पढ़ने वाले हैं सहकारी मिल। सहकारी मिल किसे कहते हैं समझिए। सहकारी का मतलब वही है, मैंने आपको पहले बताया था, या फिर ऐसे समझ लीजिए जिसके साथ जो सरकार प्लस जनता दोनों मिलकर के काम करते हैं उसको सहकारी मिल कहते हैं। मतलब कुछ तो सपोर्ट सरकार का भी होता है उसमें। अब बात करें सहकारी मिल संगठन ने क्या किया। सहकारी मिल जितनी भी थी उन्होंने एक संगठन बनाया था स्पिन फेड के नाम से, लेकिन जितनी भी नहीं, मतलब कुल मिलाकर 3 मिल थी सहकारी मिल। तो तीनों मिलों ने क्या किया, एक संगठन बना लिया। 3 मिल कौन कौन सी थी। एक तो थी आपकी राजस्थान सहकारी कताई मिल जो कि गुलाबपुरा भीलवाड़ा की थी। एक थी आपकी श्रीगंगानगर सहकारी कताई मिल जो कि 1978 में बनी थी, ये हनुमानगढ़ की थी। एक थी आपकी गंगानगर सहकारी कताई मिल जो कि 1981 में बनी थी, ये भी भीलवाड़ा की थी। तो समझिए इस चीज को। तो 2 मिल तो थी आपकी भीलवाड़ा की। ठीक है ना? 2 मिल कहाँ की थी? भीलवाड़ा की। और प्लस में 1 मिल जो थी वो थी आपकी हनुमानगढ़ की। तो 3 मिल थी। मैंने आपको पहले बताया था टोटल 3 मिल है सहकारी। तो 3 मिलों ने मिलकर के एक संगठन बनाया था जिसका नाम रख दिया स्पिन फेड। इसका गठन कब कर दिया था इन्होंने? 1 अप्रैल 1993 को इसका गठन किया था। कब किया था? 1 अप्रैल 1993 को। और इस संगठन का उद्देश्य क्या होता था? ये संगठन क्या करता था? तीनों मिलों के लिए कपास की व्यवस्था करता था। किसकी? कपास जो है कच्चे माल के रूप में आता है सूती वस्त्र के लिए, तो कच्चे माल के रूप में कपास की व्यवस्था करता था। इनकी वित्तीय स्थिति को देखता था, इनके लिए पैसे इकट्ठे करवाता था, मतलब पैसे कलेक्ट करवाने का काम यही संगठन करता था। बहुत सारे काम होते थे, इस संगठन के काम होते थे जो कि जयपुर में स्थापित है। संगठन का पूरा नाम क्या है? देखिए राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग संघ। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग संघ इसका पूरा नाम है, जिसको हम शॉर्टकट में स्पिन फेड भी कहते हैं। समझ में आ गया? आगे हम पढ़ेंगे। आगे का जो बिंदु है वह है राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर अलवर को कहा जाता है। तो नवीन मैनचेस्टर अलवर को कहा जाता है, तो पुराना किसको कहा जाएगा? बड़ा क्वेश्चन पॉइंट जो है नोटिस करने लगे। तो दोस्तों पुराना जो मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है, याद रखना। भीलवाड़ा को क्यों कहा जाता है समझिए। भीलवाड़ा के अन्य नाम और हैं। देखिए 2009 में राजस्थान की तकनीकी शहर, राजस्थान का क्या तकनीकी शहर प्लस में जो है वस्त्र निर्यातक शहर, या फिर ऐसे बोल सकते हो वस्त्र नगर। वस्त्र निर्यातक शहर का मतलब, या फिर ऐसे बोल सकते हो वस्त्र नगर। मतलब कौन कौन से नाम हो गए? एक तो हो गया राजस्थान का तकनीकी शहर और एक हो गया आपका वस्त्र नगर। इन दोनों नामों को किसके लिए दिया गया है? भीलवाड़ा के लिए दिया गया है। किसके लिए? भीलवाड़ा के लिए दिया गया है। तो भीलवाड़ा के कितने नाम हैं? 2 नाम और हैं। एक तो है आपका राजस्थान तकनीकी शहर, एक है आपका वस्त्र निर्यातक नगर। ठीक है ना? और भीलवाड़ा को है जो क्या कहा जाता है? भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है कि राजस्थान का जो नवीन मैनचेस्टर है वो कौन सा है, तो आप लिख के आओगे अलवर।
यदि क्वेश्चन आ जाता है सीधा के सीधा कि राजस्थान का मैनचेस्टर क्या है, तो आपको लिखना है भीलवाड़ा। कंफ्यूज मत होना, आपके लिए पर्टिकुलर नवीन देता है, पर्टिकुलर नवीन लिख के कि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कौन सा है, तो आपको लिखना है अलवर। यदि ये वाला पॉइंट नहीं आता नवीन वाला, तो आपको लिखना है भीलवाड़ा, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। आगे हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। महत्वपूर्ण तथ्यों की दृष्टि से अगर हम देखें तो देखिए मध्यम तथा वृहत उद्योग इकाइयों की दृष्टि से हमको महत्वपूर्ण तथ्य देखने हैं। जैसे मध्यम तथा वृहत उद्योग की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है अपना अलवर। कौन सा है? अलवर, याद रखना। और सबसे छोटा जिला है करौली। सबसे बड़ा जिला किसको कहते हैं? अलवर को क्या कहते हैं यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर जो है वृहत उद्योग और मध्यम उद्योग बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको सबसे बड़ा जिला कहा जाता है, सिर्फ इसी उद्योग की दृष्टि से। बात करें सबसे छोटा जिला है करौली, यहाँ पर उद्योग बहुत कम है, इसलिए इसको सबसे छोटा जिला कहा जाता है। औद्योगिक नगरी का दर्जा किसे दिया गया है भाई? कोटा को दिया गया है, इस बात को याद रख लेना। सबसे बड़ा औद्योगिक नगर किसको कहा जाता है? वो जयपुर को कहा जाता है, इस बात को भी याद रख लेना। देखिए औद्योगिक नगर का दर्जा जो है वो तो जयपुर को दिया गया है औद्योगिक नगर का, लेकिन सबसे बड़ा जिला किसको कहा गया है? अलवर को कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे अधिक मध्यम और वृहत उद्योग हैं। लेकिन जो औद्योगिक नगर की अगर बात करें तो इसमें मध्यम ही नहीं, इसमें सभी प्रकार के उद्योग देखने को मिलेंगे। किसमें? जयपुर में सारे प्रकार के उद्योग हमको देखने को मिलेंगे जयपुर में, इसलिए इसको औद्योगिक नगर कहा गया है, ठीक है ना। औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ जिला है आपका जालौर, जहाँ पर सबसे कम उद्योग है, नामात्र के लिए इसमें उद्योग आपको देखने को मिलेंगे। और भारत में अगर बात करें तो भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र के उत्पादन में क्या भूमिका है, किन किन राज्यों की क्या भूमिका है, वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहला आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लगभग 35% जो है आपको देखने को मिलेगा क्या? कपास उत्पादन। क्या मिलेगा? कपास उत्पादन आपको महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इसको कपास का विराटनगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपास का विराटनगर कहा जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे अधिक जो है कपास उत्पादन होता है 35%, और सूती वस्त्र की इसको राजधानी भी कहा जाता है। तो महाराष्ट्र के दो नाम हो गए, एक तो कपास का विराटनगर, एक आपका हो गया सूती वस्त्र की राजधानी। अगला है गुजरात। गुजरात के बारे में देखिए 22% उत्पादन गुजरात करता है कपास का, और गुजरात की एक जगह है अहमदाबाद। गुजरात की एक जगह है अहमदाबाद, और बात करें इसमें जो है भारत का मैनचेस्टर को कहा जाता है, गुजरात के अहमदाबाद नगर को। और ये जो है उत्तरी भारत का अगर मैनचेस्टर की बात करें, मतलब हम जम्मू कश्मीर की तरफ जाएं, उत्तर यानी यूपी की तरफ जाएं, तो यूपी की साइड की यानी उत्तराखंड यूपी की यानी उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, ठीक है ना। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ठीक है ना। और कोयम्बटूर का एक और नाम है जिसका नाम है भारत का बोस्टन, इसको कहा जाता है भारत का बोस्टन, ठीक है ना। और सर्वाधिक जो सूती वस्त्र की मिल है वो कहाँ पर देखने को मिलेंगी? वो आपको कोयम्बटूर तमिलनाडु में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब पॉइंट नोटिस करने क्या लगे, देखो सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिल तो मिलेंगी आपको तमिलनाडु में, ठीक है ना। और सर्वाधिक जो कपास मतलब औद्योगिक क्षेत्र में अगर सर्वाधिक कपास उत्पादन जो अपना राज्य है वो है अपना महाराष्ट्र, जिसमें सर्वाधिक 35% कपास उत्पादन देखने को मिलता है। तो आप ऐसा मत करना कहीं आपको पता चल जाए कि 35% तो उत्पादन कर रहा है महाराष्ट्र, ठीक है, किसका? कपास का, तो सर्वाधिक मिल यहीं पर होंगी। भाई ऐसा नहीं है, सर्वाधिक मिल यहाँ पर नहीं है, सर्वाधिक मिल तमिलनाडु में, याद रखना सर्वाधिक मिल कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है ना। अब बात करते हैं मैनचेस्टर की बात चली आ रही है, तो 2-4 पॉइंट विश्व के स्तर पर देख लीजिए। ओसाका जो है जापान का मैनचेस्टर कहलाता है, और जो है स्नोवो जो है आपका रूस का यानी कि पूर्वी सोवियत संघ का मैनचेस्टर कहलाता है, ठीक है ना। इनको नोट कर लेना, याद कर लेना। वैसे इसमें कुछ है नहीं, सारा कुछ रटने लायक पॉइंट है, ये तो सारा कुछ समझने वाला कुछ है नहीं। अब देखिए सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं, इनको तो आप छोड़ ही दीजिए, सूती वस्त्र उद्योग की समस्या इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि आपको पता ही सूती वस्त्र उद्योग की समस्या क्या हो सकती है। जहाँ पर कपास की कमी होगी, वो यानी कि कपास की कच्चे माल की कमी होना, ये सबसे बड़ी इसकी समस्या है। दूसरा, मजदूर वर्ग के लिए मजदूरों का जो है अच्छी तरह से उपलब्ध ना होना, जो अच्छे कुशल कारीगर हैं उनका उपलब्ध ना होना, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तीसरा, अच्छे उपकरण जिसके लिए चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल ना होना, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो बहुत सारी समस्याएं, लेकिन ये आती नहीं, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। अब तो अगला पॉइंट डायरेक्ट नोट करना, चीनी उद्योग क्या है। तो चीनी उद्योग क्या समझिए। भारत की प्रथम चीनी मिल्स बतिया बिहार में स्थापित की गई थी 1840 में। एक बिहार की जगह है जिसका नाम है बतिया, क्या है? जिसका नाम है बतिया, ये स्थापित की गई थी 1840 में। कृषि पर आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग जो है वो है चीनी उद्योग। कौन सा है? चीनी उद्योग कृषि पर आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। क्यों उद्योग? क्योंकि देखो एक चीनी उद्योग जो किससे बनता है? चीनी किससे बनता है भाई? गन्ना से बनता है। चीनी किससे बनता है? गन्ना से बनता है। और गन्ना से सिर्फ चीनी नहीं बनता भाई साहब, गन्ना से बहुत कुछ बनता है। मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। गन्ना से शराब भी बनती है। क्या बनती है? गन्ना से शराब बनती है। गन्ना से स्प्रिट गन्ना से बन जाती है। क्या बन जाती है? स्प्रिट गन्ना से बन जाती है। और गन्ना से क्या क्या बन सकता है? और समझिए, गन्ना से और कागज बनता है, जो गन्ना की लुगदी होती है उससे कागज भी बनता है। तो इस तरह से गन्ना के जो है कृषि आधारित क्षेत्र में अगर देखें उद्योगों में, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। और दूसरे नंबर का जो उद्योग है वो है आपका गन्ना। समझ में आ गया ना। तो भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन जो होता है यूपी में होता है, और सर्वाधिक उसकी जो मिल मिलेंगी वो आपको यूपी में ही मिलेंगी। लेकिन सर्वाधिक जो गन्ना मीठा होगा, यानी कि सर्वाधिक जो मीठा गन्ना है वो तमिलनाडु का है। और सबसे बड़ा जो चीनी उत्पादक राष्ट्र है वो है महाराष्ट्र। सबसे बड़ा देखो
पॉइंट जो है नोट करने लायक है, क्यों है? देखिए भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन यूपी में हो रहा है, सर्वाधिक मिलें भी यूपी में है, लेकिन भाई सर्वाधिक चीनी का उत्पादन ये महाराष्ट्र कर रहा है। ऐसा मत समझना कहीं यूपी में सर्वाधिक गन्ना है, यूपी में सर्वाधिक मिले तो यूपी ही किसका उत्पादन करेगा, चीनी का। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। याद रखना सर्वाधिक जो है चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र कर रहा है। देखिए राजस्थान में कुल चीनी मिल्स कितनी है? 3 से 4 कुल चीनी मिल्स हैं राजस्थान में। उनके बारे में हम आपको डिटेल से बता देते हैं क्या क्या है और कौन कौन सी मिल है। देखिए पहली मिल है मेवाड़ शुगर मिल। पहली कौन सी है? मेवाड़ शुगर मिल, जो कि भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। ये 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। ये एक निजी मिल थी, पर्सनल मिल थी। कैसी मिल थी? पर्सनल मिल थी, लेकिन वर्तमान में इस मिल को बंद कर दिया गया है, ठीक है ना। वर्तमान में ये मिल बंद है। दूसरी मिल है आपकी उदय शुगर मिल। कौन सी है? उदयपुर शुगर मिल। ये जो है 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। जो मेवाड़ सागर मिल है ना, ये बारी इसी की ये संस्था है, इसी की ये शाखा, यानी कि मेवाड़ की शाखा है, मैंने लिख दिया है, और वर्तमान में सुचारू रूप से कार्यरत है। याद रखना इस चीज़ को। आगे का जो पॉइंट है वह है अपना गंगानगर शुगर मिल। कौन सी है? दूसरे नंबर की शुगर मिल है गंगानगर शुगर मिल, क्योंकि पहले तो बंद ही हो चुकी थी। ये 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो बिंदु है वह है, देखो कमीनपुरा एक जगह है गंगानगर में, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कमीनपुरा नाम की जगह पर गंगानगर में इसकी स्थापना हुई थी, कमीनपुरा। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम मिल, अगर बात करें सार्वजनिक क्षेत्र किसके मामले में? गन्ना उत्पादक के मामले में, यानी गन्ना उद्योग के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र की जो प्रथम मिल है वो कौन सी है आपकी? कमीनपुरा गाँव में स्थित गंगानगर में एक गंगानगर शुगर मिल है, ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को। तो कमीनपुरा गाँव में स्थित शुगर मिल है गंगानगर शुगर मिल, ठीक है ना। आगे का जो पॉइंट है, इसकी स्थापना कब की गई थी? मैंने आपको बताया था, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी, जिसकी स्थापना लालचंद व्यास प्लस पेशावर दास ने इसकी मिलकर की थी। लालचंद व्यास प्लस पेशावर दास। और एकमात्र मिल जहाँ पर शराब बनाई जाती है। मैंने आपको बताया था गन्ने के उत्पाद जो है, गन्ने के उत्पादक के बहुत सारा उपयोग है। क्यों? यहाँ पर इसकी शराब बनाई जाती है। देखो एक उपयोग तो ये मिल गया। किससे बनाई जाती होगी? जब गन्ना की मिल है तो गन्ने की वजह से शराब बनाई जाती होगी। अब इसकी पॉइंट नोट करने लायक क्या है? देखो ये गंगानगर शुगर मिल है ना, ये गंगानगर शुगर मिल, यहाँ पर आपको शराब मिलेगी। क्या मिलेगी? शराब मिलेगी। तो यहाँ पर शराब बनाई जाती है, इसकी वजह से इसका उपनाम हो रहा है इस मिल का। क्या नाम है? डिस्टिलरी उद्योग। इसलिए इसको कहा जाता है डिस्टिलरी उद्योग। या फिर ऐसा समझ लीजिए, जो गन्ने का उद्योग है इसको एक डिस्टिलरी उद्योग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इससे क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है। और इससे स्पिरिट भी बनाई जाती है, इससे कागज़ भी इससे बनाया जाता है, मैंने आपको बताया था। देखो स्पिरिट बनाने का कारखाना, इसे स्पिरिट बनाने का कारखाना भी इसी मिल में स्थापित है, किसमें? गंगानगर शुगर मिल में। और शराब बनाने का कारखाना भी इसी मिल में स्थापित है, किसमें? गंगानगर शुगर मिल में, जिसको डिस्टिलरी उद्योग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगली मिल आती है अपनी केशवराव पैटर्न सहकारी शुगर मिल, जो कि बूंदी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है केशवराव पैटर्न सहकारी शुगर मिल। बात करें इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। ये एकमात्र सहकारी मिल है, एकमात्र सहकारी मिल। याद रखना सार्वजनिक मिल नहीं है, सहकारी मिल है, लेकिन वर्तमान में इसको भी क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। इसकी समस्या क्या है? देखिए गन्ने की कमी होने के कारण, जब गन्ने की कमी हो गई थी ना, गन्ने की कमी, तो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि गन्ना सर्वाधिक यूपी में हो गई और सर्वाधिक यूपी में इसकी मिल हो, सर्वाधिक यूपी में इसकी मिल हो, लेकिन चीनी उत्पादक के मामले में महाराष्ट्र प्रथम नंबर पे आ जाओ। इसका लॉजिक क्या हो सकता है समझिए। तो गन्ना सर्वाधिक यूपी में उगता है, चलो ठीक है, सर्वाधिक मिल भी यूपी में, ये भी ठीक है, लेकिन अभी जो ये सर्वाधिक मिल यूपी में थी ना, अब उनका स्थानांतरण यहाँ से महाराष्ट्र की तरफ हो गया है। कहाँ के हो गया है? महाराष्ट्र, यानी कि उत्तर से इनका स्थानांतरण कहाँ हो रहा है? पश्चिम की तरफ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो यूपी है ये सार्वजनिक जो है जनसंख्या दृष्टि से, कौन सी दृष्टि से? जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और यहाँ पर क्या खेती के मामले में यहाँ पर जगह जो है स्थान है कम पड़ गया है, तो इसलिए इन जो मिलों के जो रोजगारों के जो मालिक हैं इन्होंने स्थानांतरण शुरू कर दिया। किसकी तरफ? महाराष्ट्र की तरफ इन्होंने स्थानांतरण शुरू कर दिया, ठीक है ना। इसलिए ये जो उद्योग है महाराष्ट्र की तरफ स्थानांतरित हो गए हैं। तो गन्ने की कमी इसी कारण से उद्योग जो है यूपी उत्तर भारत से, यानी कि महाराष्ट्र पश्चिम की ओर इनके स्थानांतरण हो चुका है। एक सबसे बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? गन्ने की कमी होना। वही है, गन्ने की कमी होना सबसे बड़ी समस्या है। जिस तरह से कपास की कमी होना, तो समस्या पर विशेष ध्यान मत देना, लेकिन आप लिखना चाहो तो इस नोट को लिख लेना, इस पॉइंट को। उसके बाद आगे का जो उद्योग पढ़ते हैं हम, वो पढ़ते हैं कांच उद्योग। कांच उद्योग के बारे में जानिए। देखिए कांच के जो है राजस्थान में 3 बड़े कारखाने। कितने बड़े कारखाने? 3 बड़े कारखाने कांच के राजस्थान में। कौन कौन से हैं समझिए। देखिए एक तो है धौलपुर ग्लास वर्क, जो कि धौलपुर में है। इसका काम क्या है? ये कांच की बोतलों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कांच की बोतलों का निर्माण करता है। साथ में ये एक निजी क्षेत्र में संचालित कारखाना है।
दूसरा है आपका द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, जो कि 1964 में स्थापित की गई थी। कहाँ पर की गई थी? ये भी धौलपुर में स्थापित की गई थी। तो 3 बड़े कारखाने थे, जिसमें से 2 तो आपके धौलपुर में ही हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका धौलपुर ग्लास वर्क, एक है आपका द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री 1964। समझ में आ गया? ये तो 2 तो ऑलरेडी आपको धौलपुर में देखने को मिल गए। अब देखिए ये जो क्षेत्र है ना द हाईटेक वाला, इसके अंतर्गत देखिए द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री में एक सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना है। निर्माण इसका गंगानगर शुगर मिल्स के द्वारा किया गया था। तो गंगानगर शुगर मिल्स मैंने आपको बताया था, वही गंगानगर शुगर मिल्स जिसको डिस्टिलरी उद्योग के नाम से जाना जाता है। डिस्टिलरी उद्योग के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शराब बनाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है। तो इसने बड़ा दिमाग लगाया। इसने क्या दिमाग लगाया? इसने कभी शराब तो बनाई जाती है, लेकिन इसको भरेंगे किसमें? इसके लिए बोतल तो चाहिए, और जब तक शराब कांच की बोतल में ना जाए ना, तब तक वो शराब जो है शराब नहीं लगती। तो इसलिए उसने दिमाग लगाया और उसने एक कांच का उद्योग खोल लिया, जिसका नाम दे दिया द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। 1964 में इसने स्थापना की थी इसकी, और इसे गंगानगर शुगर मिल्स के द्वारा इसने स्थापना की थी। और इसका भी जो काम था वो क्या था? समझिए, कांच जो है शराब की कांच की बोतलों का निर्माण करना, क्योंकि शराब का काम कर रही है तो शराब की कांच की बोतलों का निर्माण कार्य करना इसी का काम था। तो सेमकोर ग्लास फैक्ट्री आगे है आपकी। अगली जो नेक्स्ट है वो है सेमकोर ग्लास लिमिटेड। इसकी जो स्थापना है कोटा में की गई थी, सेमकोर ग्लास लिमिटेड की। सेमकोर से समझना, सेम मतलब सैमसंग, तो इसकी स्थापना इसका जो काम है वो है सैमसंग टीवी की पिक्चर ट्यूब बनाना। सैमसंग टीवी की जो पिक्चर ट्यूब बनाना। अब समझिए पिक्चर ट्यूब क्या होती है, आपने पुरानी टीवियों में देखा होगा, जैसे एक तरह से टीवी होती थी, तो उसकी जो उसको खोलते तो उसमें एक तरह से रॉड निकलती थी इस तरह से कांच की, और इससे बीच में से वो मोटी होती थी और इस तरह से वो रॉड होती थी। तो ये जो रॉड होती है इसको बोलते हैं पिक्चर ट्यूब। यही इसका काम था, इसको निर्माण करना। ठीक है ना। नेक्स्ट अपनी है सेंट गोवन ग्लास फैक्ट्री, जो कि भिवाड़ी अलवर में है। इसकी स्थापना 2008 में फ्रांस कंपनी ने की थी। याद रखना इस चीज़ को। आगे की जो कंपनी आती है वो आती है आपकी बॉस एंड लम्ब कंपनी, जो कि भिवाड़ी अलवर में ये भी, और ये जो है लेंस प्लस चश्मों का निर्माण करती है। किसका? लेंस प्लस चश्मों का निर्माण। इन कंपनियों के बारे में देखिए, 5 कंपनी मैंने आपको बता दी हैं, 4-5, ठीक है, 3-4-5 कंपनी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि महत्वपूर्ण कंपनी कितनी है? सिर्फ महत्वपूर्ण कंपनी है आपकी 3। अब कौन कौन सी मैंने इन पर जो है गोला कर रखा है। एक तो है आपकी सेमको ग्लास फैक्ट्री, जो कि कोटा की है। दूसरी आपकी द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, और एक है आपकी धौलपुर ग्लास वर्क। ठीक है ना। 3 ही कंपनी महत्वपूर्ण है। और आगे इन कंपनियों को यदि आप याद करना चाहते हो, 2 कंपनियां जो हैं आप इतना याद कर लेना। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि लेंस प्लस चश्मों का निर्माण कौन सी कंपनी करती है, आ सकता है। और सैमसंग के टीवी की जो पिक्चर ट्यूब कौन बनाती है, ऐसा आ सकता है। कोई क्वेश्चन उठ सकता है, लेकिन याद कर लेना। लेकिन 3 कंपनियां तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कुछ भी याद न कर पाओ तो उनको तो याद कर ही लेना। ठीक है ना। आगे माइक्रोलाइट विमान क्या है? माइक्रोलाइट विमान एक जो है हवाई अड्डा है। ये नाम है माइक्रोलाइट विमान। लेकिन मैंने इसमें क्यों करवाया है समझिए, क्योंकि ये कांच वाला उद्योग पढ़ रहे हैं, तो कांच वाले उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए माइक्रोलाइट विमान किशनगढ़ अजमेर का एक हवाई अड्डा है, जो कि राजस्थान का प्रथम कांच से निर्मित हवाई अड्डा है। प्रथम कांच से निर्मित हवाई अड्डा है राजस्थान का। ठीक है ना दोस्तों। आज तो ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हमने खूब कोशिश की थी, लेकिन ये पार्ट 5 इसका हमको लाना ही पड़ेगा। इसलिए भाई आपको इंतजार करना पड़ेगा पार्ट 5 तक का, तभी जाके ये जो है क्लियर होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।